Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number first of current affairs for UGC Net Set and other related exam. Guys, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं आपके UGC Net एग्जाम में वो होते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड एंड पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट की फील्ड में किस तरह की कोई नई स्कीम आई है, क्या हायर एजुकेशन की फील्ड में गवर्नमेंट ने कोई नया इनिशिएटिव लिया है, या आईसीटी की फील्ड में कोई नया सुपर कंप्यूटर आया है, या फिर क्या नए इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने आईसीटी की फील्ड में। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए कंप्लीटली क्लास एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। वो करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस हम उन्हीं को कवर करेंगे। इधर उधर के 10 तरह के करंट अफेयर्स कवर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपकमिंग क्लासेस को भी इस तरीके से ही हम लेने वाले हैं। क्लास 2, 3, 4 इस तरीके से आएंगी और भी, तो आप उन सभी क्लासेस को भी जरूर अटेंड करें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। कोई क्वेश्चन बने एग्जाम में तो आप उसका आंसर कर पाए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दो वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, पहली है यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक होते हैं उनको मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप चैनल पे विजिट करिए, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो सही तरीका क्या है फॉर्म फिल करने का, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाया हुआ है फॉर्म फिलिंग का, तो इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल मत करना, अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक आप कर बैठोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इस तरह के जो यूनिट वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। तो इस सीरीज का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस सीरीज को फॉलो करते हुए सभी यूनिट की एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, अब ये क्या है और ये कब स्टार्ट किया गया है? इट हैज लॉन्च्ड द पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। अब ये पेयर प्रोग्राम है, इसको आपको याद रखना है। ये पेयर प्रोग्राम क्या है, किस काम आएगा? which enhance research capabilities in Indian universities. The program was introduced during the first meeting of the governing body on September 10th, 2024. तो 2024 की देखो गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट अभी लास्ट 2-4-6 महीने में इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हुई हैं हायर एजुकेशन की फील्ड में, वो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये जो पेयर इनिशिएटिव है, इसका काम क्या है? रिसर्च कैपेबिलिटीज को बढ़ाना इंडियन यूनिवर्सिटीज में। सो पेयर इनिशिएटिव यूजेज अ हब एंड स्पोक मॉडल। अब ये मॉडल आप याद रखना, हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? हब जो है वो टॉप टायर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं। एंड स्पोक्स क्या है? ये है इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज दैट हब्स विल मेंटर इन रिसर्च एक्टिविटीज। दिस मॉडल प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज फैसिलिटेटिंग सिस्टमेटिक रिसर्च ग्रोथ। तो यहाँ पर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्प करेंगे छोटी यूनिवर्सिटीज, छोटे इंस्टीट्यूशंस की, मतलब जो अभी इमर्जिंग है, छोटे तो खैर नहीं, मतलब इमर्जिंग है, मतलब अभी नए नए स्टार्ट किए गए हैं, या उन यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए बड़े बड़े लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इनकी हेल्प करेंगे। ये पेयर इनिशिएटिव है और ये पेयर की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। पेयर की फुल फॉर्म पता है क्या है? पेयर की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी थी, पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। ये है पेयर की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और ANRF की फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रखनी है। कई बार तो एग्जाम में बस फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो ये है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया है, मतलब हेल्प करेंगे बड़ी यूनिवर्सिटीज, छोटी यूनिवर्सिटीज की, ताकि वो भी रिसर्च में आगे आ सकें। तो यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म मैंने दे रखी है, जैसे ANRF हो गया, पेयर हो गया, NIRF हो गया, इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ANRF की फुल फॉर्म है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। It was established to enhance research capabilities in Indian universities. It aims to create a robust research ecosystem across the nation. तो यहाँ पर रिसर्च सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रोबस्ट बनाना है, इसलिए ANRF को स्टार्ट किया गया है। पेयर का क्या मतलब है? पेयर की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम। It focuses on mentorship-driven growth. It connect emerging institutions with established ones to improve research standards and capabilities. तो ये जो है बेसिकली पेयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो रिसर्च स्टैंडर्ड्स हैं इनको इम्प्रूव किया जाना है। इसमें क्या होगा, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हेल्प करेंगे छोटे इंस्टीट्यूशंस की। और NIRF का तो आपको पहले से ही पता है, NIRF जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और ये कब स्टार्ट हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 2014, 2015,
और 2016। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ईयर था जब NIRF को स्टार्ट किया गया था। So it ranks Indian higher education institutions to evaluates institutions based on various parameters to promote quality education and research excellence। तो NIRF का क्या काम है? ये गुणवत्ता शिक्षा और अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मापदंडों के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है। तो जो NIRF का काम है वो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस को का मूल्यांकन करना, बताना कि वहाँ पर किस लेवल की एजुकेशन, मतलब किस क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की जो रूपरेखा वो किस तरीके से चल रही है। नेक्स्ट है आपका इसमें नेशनल एजुकेशन डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 11 नवंबर को, क्योंकि आपका एग्जाम जनवरी में है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं ये जो आपके दिसंबर अभी जो लास्ट ये जो सेशन है। तो ऐसे में अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 11th ऑफ नवंबर मार्क्स एन इंपॉर्टेंट डे इन इंडिया, इट ऑनर्स मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी ये नेम भी याद रखना है कि किन की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के। दिस डे एम्फसाइज द वाइटल रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द नेशंस फ्यूचर। तो ये जो डे है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे सकें और जो हमारा फ्यूचर है इंडिया का वो अच्छे से शेप किया जा सके, क्योंकि जब जितना स्ट्रॉन्ग हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा उतना ही अच्छे से हम हमारी इंडिया जो है वो फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं हायर एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन या हायर एजुकेशन की फील्ड में? तो ये आप सभी को पता होगा दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव टू एनहांस एजुकेशनल एक्सेस। इसमें एक इनिशिएटिव ये था दैट फ्री प्राइमरी एजुकेशन इज ए की कंपोनेंट। फ्री प्राइमरी एजुकेशन की गई थी और वो कब किया गया था? वो था 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए हमारे संविधान में 86th अमेंडमेंट किया गया था फ्री एजुकेशन को लेकर के, और ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था 21A, 21A नंबर का आर्टिकल है। दिस आर्टिकल गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट है एक स्टूडेंट का, एक कैंडिडेट का जिसकी एज 6 से 14 ईयर के बीच में है। इसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई है। कौन सा अमेंडमेंट था? 86th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। और कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 21A जो है इसके बारे में बात करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोबारा से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था राइट टू एजुकेशन को लेकर के, ये था राइट टू एजुकेशन 2009। सो राइट टू एजुकेशन RTE जिसको बोलते हैं, इट वाज इनेक्टेड इन 2009। इट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। याद रखिए 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, लेकिन बनाया गया था 2009 में। तो ये दोनों ईयर आपको याद रखने हैं। अगर ये पूछा जाए कि लागू कब किया गया, तो ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, लेकिन बनाया कब गया था? 2009 में इसको बना दिया गया। The RTE Act ensure every child receive quality elementary education. School must meet certain prescribed norms. This act reinforce the government commitment to an inclusive educational framework. तो ये गवर्नमेंट इंक्लूसिव का मतलब है कि सभी को इंक्लूड करना है एजुकेशन में। ये नहीं सिर्फ अमीरों का हक हो पढ़ाई पर, नहीं, गरीबों का हक है, जो गांव में रहते हैं, दूर दराज गांव में रहते हैं, उन बच्चों का भी हक होना चाहिए एजुकेशन पे। इसलिए गवर्नमेंट ने गांव गांव स्कूल खोले और स्कूल चले हम करके एक अभियान में चलाया था, स्कूल चले हम, अगर आपको याद होगा बचपन में। तो ये जो है गवर्नमेंट ने उस टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम उठाए थे और उस टाइम पर 2009 में इस एक्ट को पास किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी न्यूज़ में करेंटली देखने को मिला है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो न्यूज़ में था। अब ये न्यूज़ में क्यों था और इसको समझना और एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि NAAC को रिप्लेस कर दिया जाएगा और एक नया इंस्टीट्यूशन बनेगा जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब वो नया इंस्टीट्यूशन कौन है जो कि इसकी जगह लेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि NAAC का काम क्या है। सो इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। याद रखिए एक ऑटोनोमस बॉडी है एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया टू असेस द accredited institutions of higher education in the country. NAAC's primary education objective is to improve the quality of education provided by these institutions and to ensure that they meet national and international standards. तो यहाँ पर इसका काम ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं इनको चेक करना कि क्या ये स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, जो पढ़ाई चल रही है यहाँ पर, क्या वो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं एजुकेशन को लेकर के क्या वो मीट कर रहे हैं।
हम यहाँ पर नेक NAAC का जो रोल है वो समझेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि जो NAAC है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है। तो ये रिप्लेस कर रहा है NAAC को NAC रिप्लेस कर रहा है, एंड नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये नया इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। NAC इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल as the accreditation body for higher education institution in India. The NAC will established under the Higher Education Commission of India HECI as part of the National Education Policy 2020। तो गाइस देखो कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। अब ये चीज आपको समझ में आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता। जो HECI है ये रिप्लेस कर देगा UGC को। आपको पता है UGC भी फ्यूचर में बंद होने वाला है, मतलब बंद तो खैर नहीं, रिप्लेस कर देगा। तो जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ बैठना चालू कर देंगे, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे। तो ये है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI करके होगा, जो कि UGC को रिप्लेस कर देगा। और NAC होगा जो रिप्लेस कर देगा NAAC को, इसको रिप्लेस कर देगा ये वाला इंस्टीट्यूशन। तो क्योंकि आप सभी को पता है, अभी हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा कि जो NAAC था वो बना था UGC के अंडर, UGC ने इसको स्टैब्लिश किया था। और जो NAC है वो इसको कौन स्टैब्लिश करेगा, ये करेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI के अंडर जो है ये स्टैब्लिश किया जाएगा। तो दोनों ही अपने अपने काम कर रहे हैं। अब ये जो HECI है ये है NEP 2020 के अकॉर्डिंग इसको बनाया जा रहा है ना। और जो NAAC था वो बना था आपका 1986 में जो आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि नई पॉलिसी आई है तो इस वजह से नए इंस्टीट्यूशन भी स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, दैट NAAC वाज स्टैब्लिश्ड इन 1994, 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एज एन आउटकम ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 1986 जो बना था उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था, which emphasized the need for quality education in the country. The council was set up with the aim for ensuring that higher education institution in India and adhere to the quality standards set by the UGC. NAAC was tasked with the responsibility of evaluating and accrediting institutions of higher education in India based on set of predetermined parameters. तो कुछ predetermined parameter हैं जिनके बेसिस पे ये जो है इंस्टीट्यूशंस को रैंक देते हैं, बताते हैं कि इनकी क्वालिटी एजुकेशन कैसी है। अब वो क्या है, किस बेसिस पे होता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। सो एक्रेडिटेशन प्रोसेस ऑफ NAAC involves a comprehensive evaluation of an institution based on a set of criteria and benchmark। अब ये benchmark और criteria क्या है? The council assess the institution performance in areas such as, जैसे कि करिकुलम डिजाइन हो गया कि किस तरह का सिलेबस है इनका, फैकल्टी क्वालिटी हो गया, किस लेवल की फैकल्टी पढ़ा रही, PhD है या फिर ओनली नेट है। रिसर्च आउटपुट हो गया, किस तरह की रिसर्च हो रही है, कितने थीसिस निकल के आ रहे हैं, कितने रिसर्च प्रपोज मतलब यहाँ पर कितने रिसर्च की जा रही है, रिसर्च पेपर कितने लिखे जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट सर्विसेज कैसी हैं। NAAC यूजेस अ 4-tier ग्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर 4 टियर है, A++, फिर A+, फिर ओनली A है, देन उसके बाद B है। टू रेट द इंस्टीट्यूशंस विद A++ जो होगा वो हाईएस्ट ग्रेड माना जाएगा। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम था NAAC का जो कि अभी तक चल रहा था। अब NAC आएगा तो देखते हैं कि उनका क्या ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। तो जब वो आएगा तब मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चीजें समझा दूंगा। अब गाइस देखो टाइम क्योंकि काफी कम बचा हुआ है एग्जाम में, तो ऐसे में पढ़ते रहो। और आप लोगों ने कमेंट करके बताते नहीं कि वीडियोस कैसे लगती हैं। आप कमेंट करके बताया करो कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। और गाइस देखो इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से कंप्लीट सिलेबस फिनिश किया जाए, इसके लिए हमने सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया था दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, जिसमें पेपर 1 है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस है। इन सभी की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं, और वो भी मिनिमम फीस में। आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे, इन सभी की जो फीस है हमने 1499 कर दी है सिर्फ 2 दिन के लिए, 22 और 23 नवंबर। आज 23 नवंबर जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, तो आज आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। आज लास्ट डे इस ऑफर का। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है एग्जाम 500। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। जो फीस है, जो रेगुलर फीस है वो 2000 रुपये है 1 मंथ की, लेकिन अभी आप एग्जाम 500 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो फीस आपकी कम होके 1499 हो जाएगी। याद रखिए आज लास्ट डे इस ऑफर का, तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। अदरवाइज जो आपकी फीस है वो फिर कंटिन्यू रेगुलर हो जाएगी। अब ये जो फीस है इसमें क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, थ्योरी प्लस MCQs, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड PDF नोट्स होंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो रिवीजन के लिए। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपको
प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कंप्लीटली जो कंटेंट मिलेगा आपको एग्जाम टारगेटेड मिलेगा, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, टू द पॉइंट होगा, ए टू जेड आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं। इन सभी कोर्सेज के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 1 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप 1 मंथ वाला कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंगल कोर्स भी ले सकते हो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। कैसे ज्वाइन करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC Net aspirants. Guys, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.